सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर की। और उस मंदिर का इतिहास भारत पाकिस्तान युद्धों की लोक कथाओं से भरा हुआ है। वहीं देखिए जबलपुर के लंकेश की अनोखी आस्था पर फोकस करती रिपोर्ट। संतोष नामदेव ने रावण को अपना इष्ट मान लिया और चलते चलते बाद देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की उठ रही चर्चाओं की। तो चोले छोलते खबरों के विस्तार में। भारत में कई चमत्कारी मंदिर है और इनकी कहानियां काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इन चमत्कारी मंदिर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसका चमत्कार किसी व्यक्ति के काम बनने से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। मंदिर का चमत्कार युद्ध में भारतीय सेना की सुरक्षा से जुड़ा है और यही वजह है कि इस मंदिर में पूजा का जिम्मा भी सेना के पास ही है। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, तस्वीरों में मंदिर की भव्यता का नजारा देख सकते हैं। इस मंदिर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऐसे चमत्कार दिखाई दिए हैं कि अब हर कोई इससे हैरान है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता मंदिर 1965 और 1971 के युद्ध का गवाह रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर ने यहाँ हुए युद्धों के नतीजे में अहम भूमिका निभाई है, लिहाजा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ही इस मंदिर की देखरेख करते हैं। सर देखा, पहले तो ये देखा कि बीएसएफ के जवान यहाँ पे पूजा करते हैं। वो बहुत बड़ी यहाँ की राजस्थान के सबसे बड़ा गर्व की बात है। जब 1965 और 71 में लड़ी होती तभी से यहाँ पे वो जवानी पूजा करते हैं। हाँ, करके मैं ये देख रही हूँ कि बीएसएफ की जवान पूजा कर रहे हैं, भंडारे में है, सारा जितने भी मैनेजमेंट है वो मैंने ये पहली बार देखा है कि बीएसएफ के जवान जो है ये सारे मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये सुनी थी कि सिर्फ जवान बॉर्डर पे। ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसे तनोट माता या आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। तनोट माता को देवी हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासवेला जिले में स्थित है। स्थानीय लोग इस मंदिर में हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन जब मंदिर में भारत पाकिस्तान के युद्ध में चमत्कार देखे गए तो इसका गुणगान काफी दूर तक होने लगा। ये माताजी का मंदिर काफी विश्वविख्यात है, जो कि 1965 के वार के दौरान यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिकों ने बम के गोले बरसाए थे और माताजी के शक्ति से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पे 450 बम के गोले गिरे थे जो बिल्कुल फटे नहीं, जो आज भी मंदिर परिसर में उपलब्ध है। से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि देवी ने हमारे जो भी पाकिस्तान ने अटैक किया था वो काफी बम तो उल्टे वापस उनके ऊपर गिर गए थे, और जो भी है वो आपके यहाँ पर प्रेरणा स्त्रोत सामने रखे हुए, वो बम नहीं फूटे अभी तक। यहाँ मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान द्वारा बरसाए गए बम थे यहाँ, जो कि माता के प्रकोप से वो बम आज तक यहीं है, बिल्कुल भी नहीं फटे, और ये तो एक मिरेकल से कम। बात सितंबर 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। तनोट पर आक्रमण से पहले दुश्मन पूर्व में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर बुईली तक, पश्चिम में साधेवाला से शाहगढ़ और उत्तर में अचरी टीबा से 6 किलोमीटर दूर तक कब्जा कर चुके था। तनोट 3 दिशाओं से घिरा हुआ था। अगर दुश्मन तनोट पर कब्जा कर लेता तो वे रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक एक इलाके पर अपना दावा कर सकता था। ऐसे में तनोट पर अधिकार जमाना दोनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण बन चुका था। 17 से 19 नवंबर 1965 को पाकिस्तान ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। जैसे ये रुमाल देख रहे हैं, वहाँ पे ना मनोकामना बांधते हैं। जब ये मनोकामना पूरी हो जाती है तब वापस आके फेरी लगाते हैं, या माता को कोई भंडारा कुछ भी करते हैं अपने। यहाँ रुमाल बांधने से यहाँ पे मनोकामना पूर्ति होती है, और मनोकामना पूरी होने के बाद में वापस आया जाता है। मन्नत मांगते हैं तो यहाँ आकर रुमाल बांध देते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तब ये आकर के माता से
आशीर्वाद लेके रुमाल खोल के ले जाते हैं। बता दें कि दुश्मन ने तनोट माता के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 गोले बरसाए, परंतु अधिकांश गोले अपना लक्ष्य चूक गए। अकेले मंदिर को निशाना बनाकर करीब 450 गोले दागे गए, लेकिन चमत्कारी रूप से एक भी गोला अपने निशाने पर नहीं लगा और मंदिर परिसर में गिरे गोले में से एक भी नहीं फटा और मंदिर को खरोच तक नहीं आई। आज भी इस मंदिर में कई गोले मौजूद हैं जो मंदिर में गिरे मगर ब्लास्ट नहीं हुए। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहां अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना एवं व्यवस्था का कार्यभार संभाला। वर्तमान में मंदिर का प्रबंध और संचालन सीमा सुरक्षा बल की ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में एक छोटा संग्रहालय भी है जहां पाकिस्तान सेना द्वारा मंदिर परिसर में गिराए गए वे बम रखे हैं जो नहीं फटे थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रावण का अनोखा भक्त है जो लंकेश के नाम से मशहूर है। इनकी आराधना का तरीका अलग है। लंकेश को अपना इष्ट मानकर जीवन में जो कुछ मिला है उसे लंकेश की कृपा मान ली है। देखिए रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के मौके पर जहां पूरा देश जगत जननी की महिमा में डूबा रहा, वहीं जबलपुर का एक शख्स लंकेश की आराधना में लीन है। ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन संस्कार धनी जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में इस दशानन भक्त के चर्चे हैं। उसने अपना नाम भी लंकाधिपति के नाम पर लंकेश रख लिया है। बता दें कि पाटन कस्बे के लंकेश नवरात्रि की पंचमी पर दशानन की प्रतिमा स्थापित करना और दशहरे पर विसर्जन की परंपरा का पालन 1975 से कर रहे हैं। भगवान राम के देश में रावण की महिमा में डूबे लंकेश की कहानी वाकई दिलचस्प और अनूठी है। लंकेश भाई को देख के तो नहीं मानता मैं कि बुराई थी। इतना बड़ा परिवार, इतना घर मकान, बच्चे लोग सब करने लगे, जितनी भी दुकान है इनकी तो सब में जय लंकेश के नाम से जानी जाती हैं। आज भी पाटन तहसील में लंकेशी के नाम से ये गैरेज चली जा रही। मैं नहीं मानता कि कभी रावण में बुराई। हम यही देखते आ रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ले के दादा हैं, जिनका नाम शुरुआत से ही लंकेश रहा है और उनको हमने सिर्फ़ और सिर्फ लंकेश की ही पूजा करते देखा है। वो लंकेश के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते और सिवा भोलेनाथ के अलावा किसी और की आराधना नहीं करते। उनकी सुबह होती है तो जय लंकेश से और रात होती है तो जय लंकेश से। लंकेश की अनोखी आस्था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है और यहाँ उनको पूजने वाले भक्त करोड़ों में हैं। लेकिन कोई रावण की पूजा करता है तो सुनकर अटपटा लगता है, किंतु ये हकीकत है। जबलपुर के पाटन इलाके में रहने वाला लंकेश अपनी इस अनोखी आस्था के लिए अलग पहचान रखता है। जब लोग सुबह उठकर भगवान श्री राम को याद करते हैं तो लंकेश रावण की पूजा कर रहे होते हैं। लंकेश विद्वान भी है, चरित्रवान भी है और धनवान भी है, बलशाली भी है। तो हमने सोचा कि हम अपना इष्ट इन्हीं को बनाए। जब राम ने पर्वत बनाया, लक्ष्मण जी ने शिक्षा ली, शिक्षक गुरु बनाया। मूर्ति स्थापना है जो हमारी 22वीं वर्ष है और पूजा मैं 1975 से करता हूँ। घर में हमारी मूर्ति रहती है जब से, तो मैं उस घर में अपनी पूजा करता रहता हूँ। रावण को माना अपना इष्ट। जबलपुर के पाटन कस्बे में रहने वाले संतोष नामदेव उर्फ लंकेश पेशे से टेलर हैं, लेकिन इनकी रावण भक्ति से हर कोई प्रभावित है। कई सालों से संतोष रावण की पूजा करता आ रहा है। इसके कारण इनकी पहचान भी लंकेश के रूप में बन चुकी है। संतोष के साथ उनके परिवार और पड़ोस के लोग भी प्रकांड पंडित रावण का पूजन करते हैं।
भले ही समाज रावण की बुराई से परिचित हो, लेकिन पाटन के लंकेश लंकाधिपति रावण की अच्छाइयों को ग्रहण कर आगे बढ़ रहे हैं। संतोष नामदेव उर्फ लंकेश की रावण भक्ति के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वे बताते हैं कि जब ये छोटे थे तो रामलीला में रावण की सेना में सैनिक का किरदार निभाते थे। कुछ सालों बाद इन्हें रावण का किरदार निभाने का मौका मिला और ये उस किरदार से इतना प्रभावित हुए कि उसे अपना गुरु और इष्ट मान लिया। तब से ये रावण भक्ति का सिलसिला चला आ रहा है। पंडित रहा, विद्वान रहा, इसलिए उसको गुरु मानते हैं। उसका ही पंडित तो रहा ही नहीं। तो आपकी जो उनकी परंपरा है वो आगे लेकर चलेंगे आप? हाँ, आगे लेकर चलेंगे, अपना गुरु मानेंगे उनको। बेटे का नाम मेघनाथ। लंकेश उर्फ संतोष नामदेव का मानना है कि रावण बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। उसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं थे। उसने जो भी किया वे अपने राक्षस कुल को ताड़ने के लिए किया था। रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां किसी भी नर, पशु, पक्षी या राक्षस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये उसकी सीता के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। रावण भक्त लंकेश ने अपने दोनों बेटों का नाम भी मेघनाथ और अक्षय रखा है, जो रावण के पुत्रों के नाम थे। रावण की आराधना से मिला सब कुछ। बता दें कि संतोष पिछले कई सालों से रावण की भक्ति कर रहे हैं और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ भी उनके पास है सब रावण की भक्ति से ही मिला है। उनकी इस अनोखी भक्ति से आसपास के लोग काफी प्रभावित हैं। नवरात्रि के समय जब वे रावण की प्रतिमा रखते हैं तो क्षेत्र के लोग उन्हें पूरा सहयोग करते हैं और धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा भी निकालते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में कई धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार इष्ट देव की पूजा करते हैं, लेकिन संतोष नामदेव की रावण भक्ति अपने आप में अनूठी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात और मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी के विधायकों को दिवाली तक कोई अच्छी खबर दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि बार बार पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाई हो, 3 साल पूरे होंगे अब आने वाले समय मार्च में मुख्यमंत्री जी को, और 3 साल में नहीं कर पा रही है। वो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्या झुंझुना देगी? विधायकों ने समझ लिया कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं है, कोई मंत्री बनने के लिए इच्छुक भी नहीं है।
आप हाउस में देख लो क्या परफॉर्मेंस, जो मंत्री लोग हैं, पुराने मंत्री हैं, क्या स्थिति रहती है। और इतनी स्थिति खराब है, एक अनार 100 बीमार हैं। किसको मंत्री बनाएं, किसको न बनाएं। तमाम वरिष्ठ भी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लोग भी हैं। बंशीधर भगत जी हैं, आपके बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, एक से एक विद्वान लोग भी हैं इनके, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। इनको ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। इनको तो उन लोगों की आवश्यकता है जो मंत्रिमंडल में रह के लूट खसोट करें, प्रदेश का बंटाधार करें। देखिए, हमारा तो ये कहना है इस मामले में कि एक उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ जो है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो अनुमति देनी थी सरकार को, सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। हमारा तो पहले सवाल ये है कि आप अगर कोई कैबिनेट विस्तार करना भी चाहते हैं, जो आपके दागी मंत्री हैं उनको तो पहले आप हटाइए मंत्रिमंडल से, उसके बाद आप अपना कौन सा कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं वो तब उसके बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि जो दागी मंत्री हैं उनको आप मंत्रिमंडल से बाहर करिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ ही दायित्व बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बीच अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष। देखिए, पहले दिन से आज तक 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 11वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की झोली खाली की खाली रही है। उत्तराखंड में तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स बोले गए थे, यहाँ मेट्रोज की बात हुई थी, यहाँ बुलेट ट्रेन लाने की तक बात हुई थी, यहाँ सी प्लेन लाने की बात तक कर दी। तो केवल ये जुबानी जमा खर्च दिखाई पड़ा। उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, जहाँ आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा राहत नहीं देखने को मिली। वाइब्रेंट विलेज की बात की गई, तो वो विलेजेस की बात पहले आनी चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे। उन गाँव का क्या हुआ? वाइब्रेंट विलेज अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाँव इन्होंने गोद लिए उनका क्या हश्र हुआ, उसका भी एक फॉलो अप अमित शाह जी को यहाँ आके करना चाहिए कि बार बार यहाँ की जनता तीसरी बार 5 सांसद आपको दे चुकी है। आपकी झोली में सारे सांसद देती है, उसके बावजूद भी सांसद मुड़ के अपने क्षेत्रीय जनता का रुख क्यों नहीं करते हैं? इस तरफ भी विश्लेषण अमित शाह जी यहाँ आके करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गृह मंत्री जी का दौरा है और देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, ये देवभूमि है, उनका विशेष लगाव है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी देहरादून FRI में आएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यही कारण है कि हमारी केंद्र से जो भी योजनाएं होती हैं सारी स्वीकृत होती हैं, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, केदारनाथ उपचुनाव में निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो दौरा उत्तराखंड का है, इसमें हो सकता है कि वे अभी केदारनाथ के चुनाव हैं या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि 24 वर्षों के पश्चात भी आज अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, तो विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो पहाड़ों में आज भी ये मुद्दे जो हैं चुनावी समय पर ये मुद्दे मुख्य विषय बन जाता है। तो अमित शाह जी का जो दौरा है, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि बड़े बड़े जो केंद्र के जो मंत्री हैं या उनके नेतागण हैं वे आते हैं, लेकिन उन्हें विकास की बात यहाँ पर करनी होगी। जिस कार्य के लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया और किस प्रकार से यहाँ के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इसको भी उन्हें देखना होगा। कुल मिलाकर भाजपा में पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक कोई निर्णय इस पर न लेने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री बनने की दौड़ में भी है, लेकिन अब एक बार फिर दीपावली से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं। ना होगा कि क्या मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का निर्णय लेते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।